अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे यूक्रेन के तैयारे की बात। मतला साफ हो गया, खबर सामने आ गई। जहाज हाईजैक हुआ ही नहीं, चोरी भी नहीं हुई। यूक्रेनी डिप्टी वजीर खारिजा के बयान ने खलबली मचा दी। लेकिन यूक्रेनी वजारत खारजा ने अपने ही डिप्टी वजीर खारजा के बयान की तरदीद कर दी। यूक्रेनी तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के किसी तैयारे को हाईजैक नहीं किया गया। तैयारा अफगानिस्तान से बाहिफाजत यूक्रेन पहुंच गया। डिप्टी वजीर खारजा इनखला से मुतालिक मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन के डिप्टी वजीर खारजा ने दावा किया था कि शहरियों के इनखला के लिए काबुल जाने वाला तैयारा इतवार के रोज़ नामालूम अफराद ने अगवा किया। रूसी खबर रसा एजेंसी ने दावा किया था कि तैयारा ईरान ले जाया गया, लेकिन ईरान ने तैयारे के अगवा होने की तरदीद की। ईरानी एविएशन के तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के तैयारे ने गुज़श्ता रोज़ मशहद एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग के लिए लैंड किया था, जिसके बाद वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। तैयारा हाईजैक न हुआ, न ही चोरी। यूक्रेनी डिप्टी वजीर खारिजा के बयान ने खलबली मचा दी। लेकिन यूक्रेनी वजारत खारिजा ने अपने ही डिप्टी वजीर खारिजा के बयान की तरदीद कर दी। यूक्रेनी तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के किसी तैयारे को हाईजैक नहीं किया गया। तैयारा अफगानिस्तान से बहिफाजत यूक्रेन पहुंच गया। डिप्टी वजीर खारिजा इनखला से मुताल्लिक मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे। वाज़ेह रहे, याद रहे कि यूक्रेन के डिप्टी वजीर खारिजा ने दावा किया था कि शहरियों के इनखला के लिए काबुल जाने वाला तैयारा इतवार के रोज़ नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। रूसी खबर रसा एजेंसी ने दावा किया था कि तैयारा ईरान ले जाया जा चुका, लेकिन ईरान ने तैयारे के अगवा होने की तरदीद कर दी। ईरानी एविएशन के तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के तैयारे ने गुज़िश्ता रोज़ मशहद एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग के लिए लैंड किया था, जिसके बाद वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया था। तो ईरान का नाम ऐसे इस किस्से में आया था। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, काबुल एयरपोर्ट के आसपास बेचैनी बढ़ती जा रही है। मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंदों का रश बढ़ गया। तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज को 31 अगस्त तक निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G7 मुल्कों का हंगामी इजलास आज हो रहा है। तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने या पाबंदियों का फैसला मुतवक्के है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान की पंजशीर में पेश कदमी जारी है। पुल हिसार समेत अहम रास्तों का कंट्रोल हासिल कर लिया। शिमाली मलेशिया के सरकर्दा लीडर अहमद मसूद बज़ाहिर डटे हुए हैं, लेकिन बरतानवी अखबार ने दावा किया कि वो हथियार डालने की तैयारी कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत चलाने के लिए 12 रुकनी शूरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब काबुल में स्कूल खुल गए। तालिबान ने भी बड़ी तादाद में तालीमी इदारों का रुख किया। अफगानिस्तान क्या चाहते हैं? अफगानिस्तान में लोग क्या चाहते हैं? अफगानिस्तान में शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज चाहते हैं। अफगान सरजमीन पर बसने वाले हर शहरी को दीन के मुताबिक आज़ादी होगी। तालिबान का तालीमी सिलसिला जारी रखा जाएगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का काबुल में पहले जरगे से खिताब में ऐलान। गवर्नर कंधार हाजी वफा कहते हैं, दाढ़ी, बाल बढ़ाना या म्यूज़िक सुनना, इस सब के बारे में किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। नून लीग ने शहबाज शरीफ की तलबी के नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब नैब पर बरस पड़ी। कहा, चेयरमैन नैब को BRT के 126 अरब रुपए के गड्ढे क्यों नजर नहीं आते? आटा, चीनी और दवाएं चोरी करने वालों को नोटिस क्यों नहीं भेजा जाता? नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब बन चुका है। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। खरबों करोड़ों की जो करप्शन का इल्जाम है, वो 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पर पहुंच चुका है। 126 अरब के पेशावर BRT के खड्डे इस नैब चेयरमैन को नजर नहीं आते। ये जो नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये असल में नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। आटा चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, उसमें कोई कॉल अप नोटिस नहीं। पूछते क्या है कि 45 लाख रुपए के पौधे क्यों लगाए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तमाम रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। क्या पूछते हैं? उसमें दर्ज है, मंगाए वो तमाम मिनट्स ऑफ द मीटिंग। शहबाज शरीफ ने एक ही चैलेंज किया कि तुम अरबों की करप्शन ना ढूंढो, तुम सिर्फ एक धेले की करप्शन लेकर आओ जो मैंने की हो। यहाँ कॉल अप नोटिस भेजते हैं सिर्फ तमाशा लगाने के लिए, मीडिया ट्रायल करने के लिए। 3 साल से ये तमाशा जारी है। हम सजाए मौत की चक्कियों में आ चुके हैं। नैब का ईमान है ना, इसके दिन थोड़े रह चुके हैं। बल्दियाती इलेक्शंस कराने से इनकार, तफसील जानिए कुछ देर में।
कुछ खबर आपको दें, नून लीग में बढ़ते इख्तिलाफात की। मिफ्ता इस्माइल पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए, इस्तीफा पार्टी की क़यादत को भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल गुज़िश्ता दिनों पार्टी ऑफिस पर हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मायूस हुए। इस्तीफे में लिखा कि कराची में PMLN हाउस पर हमला हुआ, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उनके खिलाफ धमकी आमेज, नागवार और नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की गई। वो एक दहाई से पार्टी की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब इस तज़हीक के बाद वो मजीद काम नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट इंतखाबात में शिकस्त के बाद नून लीग के अरकान असम्बली परेशान हैं। पीपल्स पार्टी से राब्ते शुरू कर दिए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, कौन कौन से अरकान हैं जो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं? जी रमीज, इनमें अक्सरियत जो है वो तो जनूबी पंजाब से हैं, उनका ताल्लुक। इनमें 3 MNAs हैं और 4 MPs हैं। और यूसुफ गिलानी जो है, क्योंकि वो वाइस चेयरमैन भी हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो पंजाब और जनूबी पंजाब को ख़ास तौर पे उस पर उनकी नज़र है। तो उन्हीं से रब्ता किया है इन 7 पार्लियामेंटेरियंस ने जो मुस्लिम लीग नून के हैं, और ये परेशान है इस बात से कि इस वक्त जो कंफ्यूजन है बयानिए की, और उससे बढ़कर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तकारीर हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, इन पार्लियामेंटेरियंस को ये लगता है कि अगला इलेक्शन इनके लिए फिर मुश्किल होगा। और रमीज, इसी तरह ही पिछले इलेक्शन में जनूबी पंजाब महाज भी बना था, और उनको भी यही ख्याल था उनका कि क्योंकि ये जो बयानिया है उस वक्त भी था तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए हम शायद जीत ना सकें। और अब जो सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन है, जो कि गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का, वहाँ से जब मुस्लिम लीग नून हारी और आज़ाद कश्मीर में भी तीसरे नंबर पर आए, तो अब पीपल्स पार्टी जो है, अगरचे ग्राउंड में अभी पीपल्स पार्टी को उस तरह कोई नजर नहीं आ रही चीजें, लेकिन क्योंकि अब पार्लियामेंटेरियंस जो इलेक्टेबल्स हैं वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त बयानिया है वो करीब है उस चीज के जो हम उनको जितवा सके अगला इलेक्शन। उन्हें लगता है कि मुस्लिम लीग नून में रहकर शायद उनके लिए मुश्किल हो, इसलिए उन्होंने राब्ते बहाल किए हैं। और इम्कान ये है कि जो जब भी आसिफ अली जरदारी आएंगे लाहौर में, और हो सकता है या बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे भी इनकी कोई खुफिया तौर पे मुलाकात हो, क्योंकि अभी ये सामने आना नहीं चाहते। अभी 2 साल पड़े हैं इनकी मेंबरशिप के। ठीक है, तो यहाँ पेशरफ्त से अपडेट्स के लिए शुक्रिया नईम। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, किडनी हिल पार्क में पौधा भी लगाया। इस सारे के सारे मामले में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहाँ थे, ये भी आपको बताएंगे, और इसके लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय साधवानी, पौधा भी लगते देख रहे हैं हम, गाड़ी किसने ड्राइव की वो भी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची के दौरे पर हैं। उन्होंने बिलावल से दौरे का आगाज किया। पहले वो PCH सोसाइटी गए जहाँ पर नाले का काम जारी था, उसका जायजा लिया। उसके बाद शाहरा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात का सूरत हाल का जायजा लिया। दोराजी कॉलोनी से होते हुए किडनी हिल पार्क पहुंचे। किडनी हिल पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। इसके बाद लियाकताबाद गए। लियाकताबाद वो मकाम है जहाँ पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास पीपल्स पार्टी की क़यादत नहीं जा सकी थी या नहीं गई थी। वहाँ पर तकरीबन 20-25 साल के बाद 2 एरियाज का आप जिक्र कर रहे हैं, और कराची के जिन मकामात पर इतने तूफानी दौरे हो गए वहाँ की आप बात करें संजय, इतना आसान तो नहीं होता कराची में एक मकाम से दूसरे पर जाना। कहीं जाम नहीं मिला इनको, कोई परेशानी नहीं हुई? ट्रैफिक भी कहीं कहीं जाम मिला, लेकिन इनके लिए रोड बंद किए गए थे। ये वहाँ से गुजरे हैं आसानी से। लेकिन जब ये लियाकताबाद पहुंचे हैं तो लियाकताबाद में चारों तरफ कचरे के ढेर थे, जो उस पर वजीर आला सिंध से उन्होंने ब्रीफिंग ली है। वजीर आला ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो ठेका है कचरा उठाने का, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले किया गया है। चाइनीज कंपनी यहाँ से अब कचरा उठाएंगी। वहाँ पर गंदगी का सूरत हाल थी। और इसके बाद वो एम्प्रेस मार्केट आए हैं, गुरु मंदिर से होते हुए एम्प्रेस मार्केट पहुंचे हैं। यहाँ पर दुकानदारों से उनके मसाइल पूछे हैं, जो और वहाँ पर शहरी थे उनसे सेल्फियाँ भी बनवाई हैं। तो जगह जगह पर उनके लिए इंतजाम भी आज जो है वो सरप्राइज विजिट था। लेकिन ट्रैफिक एहलकार जो मौजूद थे, जहाँ जहाँ से बिलावल गुजर रहे थे, वहाँ पर वो ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक रहे थे। लेकिन जब जिन जिन इलाकों से गुजरे तो ज्यादातर जिला बस्ती में बुरी सूरत हाल नजर आई है। वहाँ पर सड़कों पर कचरा नजर आया है चारों तरफ।
जिस पर उन्होंने वज़ीर आला और एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनके साथ हैं। उनको बताया गया है कि अब आगे होगा क्या, लेकिन वहाँ के मकीन कहते हैं कौन सी सदी में होगा ये बताएं। बहुत शुक्रिया संजय, आपने अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर मरदमशुमारी को जवाज बनाकर बल्दियाती इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मरदमशुमारी का मामला हल होने तक इलेक्शन नहीं करा सकते। सिंध हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया है। ये मामला पार्लियामान में भी मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने को तैयार है, लेकिन वो इलेक्शन कानून के मुताबिक होने चाहिए। जब तक सेंसस का इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक नई हल्का बंदी नहीं हो सकती। मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया, CCI ने, वज़ीर आला सिंध ने अपना डिसेंटिंग नोट उसमें जमा कराया और वो मामला अभी भी पार्लियामान में पेंडिंग है। पार्लियामान ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने सिंध हुकूमत ने यही अपना आईनी कानूनी मौक़िफ़ सामने रखा कि बल्दियाती इंतखाबात आईन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। उस वक्त तक नहीं होने चाहिए जब तक सेंसस का मामला आईन और कानून के मुताबिक हल नहीं होता। इस मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा सिंध हुकूमत फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराए। सिंध असेंबली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा पीपल्स पार्टी की लूट मार रोकने के लिए बल्दियाती इलेक्शन कराना ज़रूरी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मरदमशुमारी का मामला हल ना हुआ तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 का इलेक्शन लड़ेगी? अरे भाई, ये बुनियादी जमहूरियत है। इलेक्शन कराओ। तुम्हारी लूट मार को खत्म करने के लिए बुनियादी जमहूरियत लाना जरूरी है। और मैं ये पूछूंगा, क्या 2023 का असेंबली का इलेक्शन लड़ेगी अगर सेंसस नहीं हुआ? क्या उससे भी इनकार कर दीजिएगा कि हमें सेंसस का रिजल्ट मंजूर नहीं है? फिर ये कहा जाएगा कि जमहूरियत के लिए जरूरी है और हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बुलेटिन में आगे जानिए, तामीराती शोबे में माफिया बेलगाम। बड़े बड़े नाम छोटे छोटे काम करके तारीख में दफन हो गए। परवेज इलाही से मुतालिक पूछे गए सवाल पर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि बड़े लोग छोटी हरकत करके अपना ही नाम नीचा करते हैं। इलाही साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपका नाम आती है, उन्होंने कहा छठो याद कितना ना ले लिया। इतनी बड़ी पोस्ट के बावजूद इस कदर आपकी जो है ना वो इंसल्ट की गई। तारीख के अंदर बड़े बड़े नाम रहे, लेकिन छोटे छोटे काम करके वो नाम जो है वो तारीख में दफन हो गए। बहुत दफ़ा बड़े लोग जो हैं अगर कोई छोटी हरकत कर जाएं तो वो अपने आप को नीचा कर रहे होते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि जिनका ज़िक्र आप कर रहे हैं वो कोई छोटा नाम है। अगर वो ख़ानदान जो बड़ा ख़ानदान है और सियासी उफ़क़ पे उन्होंने बड़ी अहम ज़िम्मेदारियां निभाई हैं और अब भी निभा रहे हैं, तो उस ख़ानदान के हाथों किसी सियासी कारकुन की इज़्ज़त को दाव पे लगाना ये उनका शेवा ही नहीं है। बड़े मामले पर बड़े फैसलों की बात करते हैं। अब 17 साल से ज़ायद उम्र के तलबा भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। NCOC ने बड़े फैसले कर लिए। 30 सितंबर से वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद सफरी सहूलतों से महरूम होंगे और इस पाबंदी का इतलाक गेस्ट हाउसेस और शादी हॉल्स में आने वालों पर भी होगा। मोहलिक वबा ने मजीद 91 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया। इसी सब पर रिपोर्ट कर रही हैं अरहम खान। मुल्क से बाहर जाना हो या अंदरूने मुल्क सफर करना हो, 30 सितंबर तक जिसने वैक्सीन न लगवाई कहीं आ जा नहीं सकेगा। फिजाई सफर के बाद रेलवे और मेट्रो के दरवाजे भी बंद। मोटरवेज और हाईवेज के साथ साथ होटल, गेस्ट हाउस, शादी हॉल और शॉपिंग मॉल्स में भी नो एंट्री। NCOC ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। 30 सितंबर के बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे, ना
इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। और ये बंदिश इंटरनेशनल ट्रैवल पे बाहर जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं और जो मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स हैं, दोनों के ऊपर लागू होगी। और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी 31 अगस्त सिंगल डोज का टारगेट है और 30 सितंबर जो है उस हतमी टारगेट है। NCOC ने 17 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को भी 15 सितंबर तक वैक्सीन की एक डोज जबकि 15 अक्टूबर तक दोनों डोज लगवाने की हिदायत कर थी। मुल्क में जाली कोरोना सर्टिफिकेट की शिकायत के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का फैसला। ऐसी हमें रिपोर्ट्स मिली जहां फेक सर्टिफिकेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था या उनका कोई तरीकाकार लोगों ने बना रखा था। इनके ऊपर क्रैकडाउन हो चुका है, इनकी तमाम तफसीलात इकट्ठी की जा चुकी हैं और पुलिस और FIA के जरिए इनके खिलाफ सख्त और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब कोरोना वायरस मजीद 91 अफराद की जान ले गया। मजीद 4075 अफराद का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुस्बत केसेस की शरह 6.79% रिकॉर्ड की गई। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को IMF से 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। कोरोना से मुतासिर पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिल गया। IMF ने पाकिस्तान को 2 अरब 75 करोड़ डॉलर के फंड्स जारी कर दिए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ गई। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब 41 करोड़ डॉलर यानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। वज़ारत खजाना के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को ये फंड्स गैर मशरूत तौर पर फ्राहम किए गए हैं। IMF के मुताबिक फंड्स की फ्राहमी का मकसद कोरोना बहरान से निपटने में मदद देना है। इससे आलमी मईशत के इस्तेकाम और बहाली में मदद मिलेगी। IMF ने रुकन ममालिक को मजमूई तौर पर 650 अरब डॉलर मुंतकिल किए हैं। रकम की मुंतकिली के बाद स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर की मालियत 20 अरब 37 करोड़ डॉलर हो गई, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 4 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी बराए CPEC खालिद मंसूर का कहना था, सिक्योरिटी इदारों को चीनी शहरियों की हर मुमकिन हिफाजत की हिदायत की गई है। चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान भी मुतवक्के है। CPEC पर 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी हो चुकी। दूसरे फेज में ज़राअत और टेक्सटाइल पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। सिक्योरिटी का मामला है वो उनका सीरियस कंसर्न है और हर लेवल के ऊपर इसकी बातचीत हो रही है और उसके ऊपर मैंने जो हमारे मुताल्लिका सिक्योरिटी अदारे हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट किया है कि हमें एक ऐसा सिस्टम दें जो चाइनीज़ के लिए फुल प्रूफ हो। चाइना के सदर का भी दौरा इंशाल्लाह होगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ दौरा करेंगे। चाइना हमारा क्यों कहते हैं एवर वेदर टेस्टेड हमारा हमारा दोस्त भी है। CPEC का वो फेज़ 1 जो है वो काफ़ी कामयाबी के साथ तकमील के मराहिल में पहुँच चुका है और उसके अंदर ज़्यादातर काम जो है वो या पावर प्लांट्स लगे हैं या रोड का नेटवर्क लगा है और उसके ऊपर तकरीबन 13 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो हो चुकी है और 12 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। लाहौर से खबर, जहां मां बेटी से ज्यादती के मुकदमे में पुलिस ने दहशतगर्दी और अगवा बराए तावान की दफात शामिल कर ली। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। माँ बेटी से ज्यादती का दिलखराश वाकया, अदालत का 7 रोज में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल करने का हुक्म। दौरान समाअत पुलिस की जानब से मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ज्यादती की तस्दीक की गई है। DNA के नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि ज्यादती के मुकदमे में दहशतगर्दी दफात कैसे लगा दी गई हैं। सरकारी वकील ने बताया कि मुतासरा खवातीन के बयान की रोशनी में दहशतगर्दी और अगवा बराए तवान की दफात शामिल की है। सरकारी वकील ने मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाने की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। फाजल जज ने जेल सुप्रीडेंट को शनाख्त परेड के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। रावलपिंडी में 16 साल लड़की से मुबैना ज्यादती का केस, मुदरसा मोहतमिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पहले मुकदमे में अबूरी जमानत कराई तो पुलिस ने दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के भाई समेत गिरफ्तार दीगर अफराद की जमानत मंजूर कर ली गई। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुलजिमान उसे धमकियां दे रहे हैं। सदाकत अली की रिपोर्ट। मदरसे में तालबा से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम शातिर निकला। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापे मारती रही और इसने अदालत से अबूरी जमानत ले ली। पुलिस ने छापे के दौरान फरार होने का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया तो ड्यूटी जज ने इस मुकदमे में भी 50,000 के मुचलकों पर जमानत दे दी।
पुलिस ने मुकदमे में गैर फितरी जिनसी अमल की दफा 377 का इजाफा करके गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। अदालत ने मुतासरा लड़की का DNA टेस्ट कराने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। मुतासरा लड़की और इसकी मां का कहना है कि मुल्ज़िमान की तरफ से उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। जान को खतरा है, इंसाफ दिया जाए। पहले तो हम गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए मुल्ज़म के भाई भतीजे मदरसा के नायब अमीर और मुंतजिम मदरसा के बेटे की 50-50 हजार के मुचल्लकों पर जमानत मंजूर कर ली गई। शरीक मुल्ज़म इशरत बीबी पहले ही 30 अगस्त तक अबूरी जमानत पर है। लाहौर में जराइम की वारदातें बढ़ने लगी हैं। हरबंसपुरा में सुपर स्टोर को लूट लिया गया। इस डकैती की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। इसी बारे में बात होगी। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर, कितनी वाज़ेह है ये वीडियो, क्या देखा जा सकता है इसमें? ये हरबंसपुरा के इलाके में एक ग्रॉसरी स्टोर पर वारदात की क्लोज सर्किट फुटेज है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान हैं जिन्होंने ये वारदात किया और इनमें से एक डाकू जो है वो दुकान में दाखिल होकर अमले को यकमाल बनाकर उससे नकदी रकम जो है वो छीनता है। उसके बाद यहाँ से जो अशिया खुर्दुन होते हैं वो भी लूट कर फरार हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि इन मुल्जिमान की जो ट्रेस करने की कोशिशें हैं वो क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से की जा रही हैं। मुतासरा दुकानदार की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होगी या उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जल्द इन मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग या कोई शनाख्त जो है वो पुलिस को नहीं मिल सकी। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने इस बारे में अपडेट किया। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालना इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी मुकम्मल ना हो सका। टग बोट से बांधा गया रस्सा टूट गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, कोई सूरत नजर नहीं आती, ये मुश्किल अभी भी अपनी जगह है। हाँ जी, बिल्कुल लगता यही है कि ये एक इम्तिहान बन गया है ये जहाज़, और लगता है कि इसका मिजाज काफ़ी अवामी है और ये अवाम से दूर नहीं जाना चाहता। आज भी जो है ये समंदर में जाने के बाद वापस आ गया और अवाम के बीच में इस वक्त अवाम इसको अपने दरमियान पाके काफ़ी खुश भी हैं, जबकि घोड़े और ऊँट जो है वो जहाज़ को इतने करीब देखकर हैरान हो रहे हैं। ये जहाज़ सुबह जो है वो 700 मीटर से 800 मीटर तक समंदर में ले जाया गया था बार्ज के ज़रिए खींचकर, और उसके बाद जब इसको टग बोट जो हारमनी बोर्ड है उससे खींचना था, जो रस्सा जो बांधा गया था खींचने के लिए, वो रस्सा दौरान ऑपरेशन टूट गया और ये जहाज़ जो है क्या कहते हैं जहाज़ निकालने का ऑपरेशन कामयाब आज भी नहीं हो सका। समा ने बर वक्त ये इत्तला जो है अपने नाजरीन को पहुंचाई कि जहाज़ का रस्सा जो है वो ऑपरेशन के दौरान टूट गया जहाज़ निकालते हुए, और ये ऑपरेशन मुअत्तल हो गया और कल पे जो है ऑपरेशन मौखर कर दिया गया है। और हमने जब इस हवाले से जानने की कोशिश की कैप्टन उमर से, हमारी बात हुई जहाज़ के, तो उनका ये कहना था कि सीमैक्स कंपनी का जो हारमनी टग है वो इसको जो है सही से खींच नहीं पा रहा है, जबकि जो सीमैक्स कंपनी के नुमाइंदे आरिफ शेख, हमने उनसे जब बात करी तो उनका कहना था कि जहाज़ के इंजन कमज़ोर हैं। हवा जब बहुत तेज़ थी बीच अंदर समंदर में 700 मीटर के बाद, तो इंजन स्टार्ट थे जहाज़ के, लेकिन वो ताकत जो वो मुहैया नहीं कर सके कि जहाज़ आगे बढ़ सकता, और जहाज़ पे खिंचाव की वजह से जो है वो रस्सा टूट गया। तो एक दूसरे के ऊपर नाकामी का जो ऑपरेशन की नाकामी का मलबा तो डाल रहे हैं, लेकिन बदस्तूर सूरत हाल ये है कि 35 रोज बाद भी जहाज़ जो है साहिल पर वापस आकर दोबारा फंस चुका है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुला माहौल हो तो उसके लिए भी, चाहे वो किडनी हिल हो या यहाँ हमारे पीछे जो प्लांटेशन हुआ है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। हम एम्प्रेस मार्केट भी पहुँचे जहाँ सिंध हुकूमत की रिहेबिलिटेशन सबको नज़र आ रहा था, और जिस तरीके से वहाँ तब्दीली आई है, मेरे ख्याल में सब उसका गवाह है कि क्या एम्प्रेस मार्केट जो है माजी उसका शक्ल क्या था, आज क्या है, और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद काम करेंगे और वहाँ का रिहेबिलिटेशन मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कराची के अवाम के लिए एक ऐसा शहर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में मुकाबला कर सके। हम जानते हैं कि हमारे पास कम वसाइल है, वफाक हमें अपना हक नहीं देते हैं, लेकिन हम अपना मेहनत से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ दें, हम कराची के अवाम से अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ दें, हमसे तावन करें। इंशाल्लाह ताला मिल के हम इस शहर के जो सूरत हाल है बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब ने अब कम टाइम तो रहा है हमारा कराची एडमिनिस्ट्रेटर, और नासिर शाह साहब का लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत किया है, और हमारा मीडिया के दोस्तों एटलीस्ट यहाँ कराची में
सड़कों पे घूमते हैं, आप हमारा गवाह हो, आप अपना स्टूडियोज़ को भी समझाए कि ये वो कराची नहीं है जो शायद उनको 10 साल पहले याद आता है। कराची तब्दील हो रहा है, कराची के अवाम मिलके इस पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा नीयत भी साफ़ है। हम जानते हैं कि हमारा मंजिल क्या है और हम अपना मेहनत से इन अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मैं एक और बात पे आपका तवज्जो ले आना चाहता हूँ और वो जो एक और हमला हमारे अवाम के हक़ रोज़गार पे जो डाका मारा गया है और 16,000 ख़ानदानों से जो रोज़गार छीना गया है, ये पहली बार नहीं है कि इन्हीं लोगों को बेरोज़गार करवा दे दिया गया या उनसे अपना पेंशन्स या फैसिलिटीज़ छीना गया है। माजी में भी मियाँ साहब के दौर में इनके साथ ये हुआ था। फिर पार्लियामान ने एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इन लोगों को बहाल करवाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतों की तरफ आवाम का रोज़गार का हक़ या आवाम का हक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वहाँ हमारा उम्मीदों के मुताबिक वो फ़ैसला नहीं आया। और मैं अपील करूँगा सिंध हुकूमत से कि वो ताउन करे इन लोगों के साथ, हम इनको लॉयर्स फराहम करें ताकि जब अपील में जाए हम फिर से अपील कर सकते हैं अदालत से कि आपको अवाम का हक़ रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए, ख़ास तौर पे इस वक्त में जहाँ मुआशी सूरत हाल और मुआशी बहरान आपके सामने है। इमरान ख़ान की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से तारीख़ी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई वैसा ही चल रहा है। कोई वजह नहीं है कि हमें 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करके उनके ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो। उसके लिए मैं सिंध हुकूमत से मैंने अपील किया है कि वो अपना लीगल एक्सपर्टीज़ उनको दे दे ताकि हम इस केस में अपील में जा सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये एक दिस इज़ नॉट जस्ट वन एग्ज़ाम्पल, ये एक मुसलसल का एक सिलसिला है जहां अवाम का हक़ रोज़गार पे डाका मारा जाता है। चाहे वो हमारा पोर्ट कासिम क्या स्टील मिल का 10,000 ख़ानदान से बंद करवा के उनका रोज़गार छीना गया, फिर हमारा कुछ FIA के ऑफिसर्स थे उनको बेरोज़गार करवाया गया। तो जगह जगह से ये एहसास हो रहा है कि ये हुकूमत अवाम को रोज़गार देने के बजाय अवाम से रोज़गार छीन रहे हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन तूफानी दौरों के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप सब जाकर के स्टूडियो में बैठे लोगों को बताएं 10 साल पुराना कराची अब ये रहा नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।